अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। वजीर आजम इमरान खान बलूचिस्तान के एक रोजा दौरे पर तुर्बत पहुंच गए हैं। गवर्नर अमानुल्लाह यासीन जई और वजीर आला जाम कमाल ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वजीर आजम जुनूबी बलूचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। कहते हैं तालीम के मैदान में हम आज पीछे रह गए हैं, कोशिश है पीछे रह जाने वाले इलाकों पर तवज्जो दें। बलूचिस्तान पर सबसे ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं, तालीम के बगैर किसी मौशरे ने तरक्की नहीं की। तुर्बत यूनिवर्सिटी में पहली बार आया हूँ, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, इल्म हमें दीगर मखलूकात से नुमाया करता है। दौरे वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर बलूचिस्तान और वजीर आला जाम कमाल के अलावा कबाइली अमायदीन से मुलाकात की। दौरा तुर्बत में वफाकी वजीर असद उमर, मुराद सईद, शिबली फराज वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम की सूबाई मेंबरान असम्बली और पार्टी रहनुमा से भी मुलाकात। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सवात में जलसे से खिताब। कहती हैं, क्या घटिया जुबान बोलने वाले अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं? मुल्क की बेटी हूँ, आप चाहते हैं बेटियों के साथ ऐसा सलूक हो? क्या 7 साल से KP में कोई तब्दीली आई? क्या कोई नया अस्पताल बना? यहाँ ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टपकती हैं, जबकि यहाँ के लोग जब बीमार होते हैं तो मुझसे राबता करते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना है कि मालम जब्बा मंसूबा याद है कि नहीं? बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ है? कितने दरख्त लगाए? मरियम नवाज ने कहा कि मालम जब्बा में करप्शन हुई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा है कि करोड़ों रुपए खाए गए। एहतसाब का सामना करने के लिए नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली खान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। जाम मदद अली खान कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद कई हफ्तों से जेरे इलाज थे। जाम मदद अली को गुज़श्ता माह कोरोना की शिकायत के बायस कराची के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जाम मदद अली कोरोना से सेहतयाब हुए, लेकिन कोरोना से उनके फेफड़े बुरी तरीके से मुतासिर हुए थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ की नमाज जनाजा पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में वजीर आला KP महमूद खान, जजेस और वकला की बड़ी तादाद समेत समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। मरहूम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तदफीन कोहाटी कब्रिस्तान में की गई। मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड ने मज़ार का तकद्दुस पामाल करने पर मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त मैनेजर HR मज़ार कायद बोर्ड गुलाम अकबर मेमन ने दर्ज करवाई है। मज़ार कायद की बेहुरमती के मामले पर मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड ने अदालत से रुजू कर लिया। मज़ार बोर्ड ने सिटी कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मज़ार कायद कानून के तहत मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़राए के मुताबिक अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दी और कहा कि दरख्वास्त के साथ वकालतनामा जमा कराया जाए। पीर को एतराज़ खत्म करके दोबारा दरख्वास्त लगाई जाएगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अक़लियतियों के गैर महफूज होने से मुतालिक भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से सच को झुटलाया नहीं जा सकता। भारत इस तरह के इल्ज़ामात के जरिए अपने मुल्क में अक़लियतियों के साथ नारावा सलूक और दहशत गर्दी पर पर्दा डालना चाहता है। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से हट जाए। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कश्मीर में पेश आने वाले वहशियाना वाक़ये ने पूरी कौम को झंझोड़ दिया है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कश्मीर वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वाक़ये में मुलव्विस मुल्ज़मान और इनके सहूलतकारों को मिसाली सजा दी जाएगी। अलमनाक वाक़ये में मुतासरा खातून और बच्ची की मदद करने वाले ASI मोहम्मद बख्श ने इंसानियत की मिसाल कायम की है, जिस पर सिंध हुकूमत न सिर्फ ASI के एहसानमंद हैं, बल्कि पुलिस का आला तरीन अवार्ड देने का फैसला भी किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची की तालीम और इलाज के लिए जहां जाना पड़ा, सिंध हुकूमत अखराजात उठाएगी। साथ ही मुतालबा किया कि अदालतें भी इन केसेस की बर वक्त पैरवी करें ताकि मुलव्विस मुल्ज़मान को मिसाली सजा दी जा सके। कोयटा के इलाके स्पिनी रोड पर होने वाले धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा CTD थाने और SHO खरोटाबाद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, एक्सप्लोसिव एक्ट समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं।
اسپتال انتظامیہ کے مطابق حملے میں زخمی تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی میں سرکولر ریلوے کے تحت چلنے والی ٹرین نے جمعرات 12 نومبر کو 21 سال بعد اپنا پہلا آزمائشی سفر طے کیا۔ اس سے قبل ریل گاڑی کو سال 1999 میں مالی خسارے کے باعث بند کر دیا گیا تھا۔ ریل گاڑی نے اپنی آزمائشی سفر کے دوران 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سٹی اسٹیشن کراچی سے اورنگی ٹاؤن تک کا سفر طے کیا۔ خراب ریلوے ٹریک کے باعث ٹرین نے 2 گھنٹے میں فاصلہ طے کیا۔ ریلوے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرین 50 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ قبل ازیں پاکستان ریلویز کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے کے تحت چلنے والی ٹرینوں کو جزوی طور پر پیر 16 نومبر سے بحال کر دیا جائے گا۔ پہلے فیز میں 4 ٹرینیں لانڈی اسٹیشن سے اورنگی ٹاؤن تک چلائی جائیں گی۔ پہلی ٹرین صبح 7 بجے، دوسری صبح 10 بجے، تیسری دوپہر 1 بجے اور چوتھی ٹرین شام 5 بجے اسٹیشن سے روانہ ہوں گی۔ امریکہ کے وفاقی الیکشن کے انتخابات میں ٹرمپ کا دھاندلی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی وفاقی الیکشن حکام نے 2020 کے صدارتی انتخابات کو امریکی تاریخ کے سب سے محفوظ ترین الیکشن قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ووٹنگ سسٹم پر سمجھوتے، ووٹوں کی تبدیلی، ووٹ ڈیلیٹ ہونے یا کھو جانے کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں کاسٹ کیے گئے 20 لاکھ سے زائد ووٹ ڈیلیٹ کر دیے گئے، جبکہ ان کی جانب اس کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ امریکی صدر کے دعوے کے بعد الیکشن انفراسٹرکچر گورنمنٹ کوآرڈیننس کونسل کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ کونسل میں امریکی قومی سلامتی کے سینئر حکام، امریکی الیکشن کمیشن کے حکام اور انتخابی عمل کی نگرانی کرنے والے سرکاری حکام بھی شامل تھے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی نے اعلیٰ ترین بین الاقوامی عدالت انصاف کے لیے 5 ججز کا انتخاب کر لیا۔ چارج سنبھالنے والے ججز کا تعلق جرمنی، جاپان، چین، یوگانڈا اور سلوواکیہ سے ہے۔ جج جارج نوٹلے جرمنی سے، یوجے ایواساوا جاپان سے، جولیا سیبوٹینٹ یوگانڈا سے، پیٹر ٹونکاکا سلوواکیہ سے اور ہنگ ینگ زیو کا تعلق چین سے ہے۔ نئے ججز آئندہ 9 برس کی میعاد کے لیے فروری 2021 سے 2030 تک کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے ان ججز کی کامیابی پر انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی برقرار رہا۔ رواں ماہ کے پہلے کاروباری ہفتے میں ڈالر کی قدر 2 روپے 9 پیسے کم ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر مزید 17 پیسے کم ہوئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کی کمی شامل کر لینے کے بعد ڈالر کی قدر انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں 93 پیسے کم ہوئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 158 روپے 16 پیسے ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 10 پیسے کم ہو کر 158 روپے 10 پیسے ہے۔ پاکستان فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ماڈل انم ملک نے ماڈلنگ کے کریئر کو خیر بات کہہ کر دین اسلام کے خاطر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ماڈل انم ملک نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسٹوری شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے حجاب پہننے پر آپ سب کے پیار اور حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ کہتی ہیں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں ماڈلنگ چھوڑ دی اور حجاب پہننا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ میں اس حوالے سے ضرور بات کروں گی اور آپ سب کو اس سفر کے حوالے سے ضرور بتاؤں گی۔ سینٹر فار ایئر اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے تحت چین بھارت سرحدی جھڑپیں، جنوبی ایشیا کے تصویراتی ماحول پر اثرات کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں دنیا بھر کے معروف تجزیہ کاروں نے شرکت کی۔ تجزیہ کاروں نے اس بات پر زور دیا ایشیائی ممالک کی سرحدی صورتحال پر اس بات کا امکان ہے کہ تنازعات کی شدت کسی بھی وقت ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ دنیا کو بحیثیت مجموعی خاصی غیر یقینی، غیر متوقع صورتحال اور عدم استحکام کا سامنا ہے۔ عالمگیر قیادت، اتفاق رائے اور لچک کی ضرورت ہے۔ چین بھارت سرحدی جھڑپیں اور جنوبی ایشیا کے تجزیاتی ماحول پر اثرات کے موضوع پر منعقدہ بین الاقوامی سیمینار میں چین، پاکستان، برطانیہ اور امریکی دفاعی ماہرین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں سینئر فیلو برائے جنوبی ایشیا راہول رائے چودھری نے کہا کہ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز
IDs के मुताबिक हालिया भारत और चीन के फौजियों के माबैन पर तशद्दुद झड़पों ने दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को खराब किया है। इसके नतीजे में भारत के चीन के साथ तस्वीराती कशमकश में इजाफा हो सकता है, जो कि दिफा और सलामती के शोबों का रुख भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगरचे भारतीय रवाबित क्वाड के साथ आगे बढ़ेंगे, अलबत्ता उनका महवर दिफा और सलामती से वसीतर होगा। चीन के दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर टोंगजाओ ने कहा कि चीन और भारत के माबैन एहसास का शदीद फर्क पाया जाता है। चीन के मुताबिक भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत में तरमीम और वजीर दाखिला उम्मियत शाह के बयान, जिसमें उन्होंने लोकसभा में पिछले साल 81 चुन को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा करार दिया, जिसके जरिए सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की है। डॉक्टर जाओ के मुताबिक इस किस्म के इक़दामात ने चीनी अफवाज को मुतहर्रिक कर दिया कि वो मुल्क की कौमी सलामती का दिफा करें। इसके बरक्स भारत ये समझा कि चीन सरहदी खित्ते में तब्दीली कर रहा है। दोनों जमातें अपनी इनफरादी पॉलिसियों को दिफाई गिरदानती हैं। डॉक्टर जाओ के मुताबिक सदर जी जिनपिंग इलाकाई मसाइल के बारे में मजबूत सोच रखते हैं और इनकी क़यादत में चीन लड़ेगा और अपने इलाके का एक इंच भी नहीं गंवाएगा। चीनी फौजी बर्तरी की बदौलत भारत चीन के खिलाफ जमीनी पेश कदमी नहीं कर सकेगा। न्यूक्लियर डेडेंस के बारे में चीनी माहिर ने कहा कि भारतीय एटमी तरक्की के पीछे चीन से खतरात नहीं, बल्कि वकार और दाखिली सियासत कार फरमा है। चीन भारत के साथ ताल्लुकात में एटमी हथियारों को अहमियत नहीं देता और इसकी वजह भारत का अपनी फौजी टेक्नोलॉजी में चीन से काफी पीछे होना है। अलबत्ता भारत एटमी असलहे में इजाफा इस दबाव की वजह से कर सकता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के माबैन अदम इस्तेहकाम की वजह बन सकता है। अमरीकी दिफा तज्जियाकार माइकल कोगलमैन के मुताबिक लद्दाख कशीदगी ने भारतीय सिफारती मसाइल में इजाफा कर दिया है और अपने दोनों बड़े हरीफ पाकिस्तान और चीन के साथ मकासमत में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने खबरदार किया है कि जनूबी एशिया के माहौल में तेजी से तब्दीली आ सकती है, जो कि गलत अंदाजों के नतीजे में खतरनाक कशीदगी का बाइस बन सकती है। गलवान कशीदगी के असरात सिर्फ भारत और चीन तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पाक भारत रवाबित पर भी असरअंदाज होंगे। इस मौके पर साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम अहमद ने कहा कि खित्ते की तरक्की का दारोमदार इलाकाई तनाज़ात में कमी और इसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को एक उभरते हुए हरीफ, जबकि चीन अमेरिका को एक खतरे के तौर पर देखता है। जब तक चीन अमेरिकी खतरा महसूस करता रहेगा, ये खित्ता दबाव का शिकार रहेगा। उनके मुताबिक दीगर कई नताइज के अलावा लद्दाख तनाज़े के खित्ते के तमाम तर अहम मुमालिक पर नफ्सियाती असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तनाज़े ने यह साबित कर दिया कि चीन भारत को निचली सतह के तनाज़े में शिकस्त देने की अहलियत रखता है। अलबत्ता उन्होंने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि दोनों मुमालिक 90 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख में कशीदगी को मजीद नहीं बढ़ाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशफाक नदीम अहमद ने पेश गोई की कि बाइडेन इंतजामिया से सदर ट्रंप की बैनुल-अक़वामी तन्हाई पर मबनी पॉलिसी के बरखिलाफ बैनुल-अक़वामी ताउन पर इन्हिसार की पॉलिसी की तवक्को है। चीन अपने माशी मफादात की बदौलत इलाकाई इस्तेहकाम का ख्वाह हो सकता है। अमेरिका के साथ इस ज़मन में इसका ताउन भी मुमकिन है। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड कलीम सादत ने कहा कि चीन के कब्जे में जो इलाका है, इससे चीनी अफवाज की पसपाई के इम्कानात नहीं हैं, खुसूसन जबकि चीन ने इस इलाके में तवील क़याम के इंतज़ामात किए हैं। इस सर्द जंग की फ़ज़ा में भारत और चीन के माबैन हिमालय और जनूबी चीन के समंदर में झड़पों का इम्कान मौजूद है। पिछली 3 दिहाइयों पर मुहीत तारीख ये ज़ाहिर करती है कि उनके बाहमी तनाज़ात हल करने की कोशिशें मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी हैं। इसकी कई वजूहात हैं, अलबत्ता इसके बुनियादी मुहर्रकात चीन और अमेरिका के माबैन ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली और खित्ते में इसके नतीजे पैदा होने वाली नई तस्वीराती सिफ्त बंदियाँ हैं। दुनिया को जिस गैर यकीनी, गैर मुतवक्के और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल का सामना है, इससे निमटने के लिए आलमगीर क़यादत, इत्तेफाक राय और लचक की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस वकार सेठ की नमाज जनाजा पेशावर में कर्नल शेर खान स्टेडियम में अदा की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
چیف جسٹس وقار سیٹھ کی نماز جنازہ پشاور ہائی کورٹ کی مسجد کے پیش امام غلام رحمان نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کور کمانڈر پشاور، معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش اور CCPO پشاور اور IG خیبر پختونخوا سمیت سینکڑوں لوگ شریک تھے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ کا کورونا وائرس کے باعث جمعرات کو انتقال ہوا تھا۔ چیف جسٹس وقار سیٹھ 16 مارچ 1961 کو DI خان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1985 میں لوئر کورٹ سے اپنی وکالت کا آغاز کیا اور 1990 میں ہائی کورٹ میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں شروع کی۔ مئی 2008 میں سپریم کورٹ میں وکالت شروع کی۔ ایڈیشنل جج کی حیثیت سے 2011 میں اپنی فرائض کی انجام دہی کا آغاز کیا۔ اس دوران وہ بینکنگ جج پشاور ہائی کورٹ میں کمپنی جج بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب آرڈیننٹ جوڈیشری سروس ٹریبیونل پشاور کے رکن بھی رہے۔ انہوں نے 28 جون 2018 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور اب بھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی حیثیت سے ہی خدمات انجام دے رہے تھے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی میں کرنٹ لگنے سے شہری کی ہلاکت سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران پولیس نے مقدمہ C کلاس کرنے کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالت نے کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن میں کرنٹ لگنے سے شہری کی ہلاکت سے متعلق کیس میں پولیس کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے CEO کے الیکٹرک مونس الوی کو نامزد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا کہ شہری کی ہلاکت کا مقدمہ غلط فہمی کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا۔ شہری کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن میں غلطی سے داخل ہوا تھا۔ شکایت کنندہ کے الیکٹرک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چاہتا۔ عدالت نے پولیس رپورٹ مسترد کرتے ہوئے رپورٹ کو چالان میں تبدیل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ شہری اپنی غلطی سے ہلاک ہوا مگر ہلاکت تو ہوئی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سب اسٹیشن پر کوئی دروازہ نہ کوئی سیکورٹی سائن تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی ذمہ داری مذکورہ ملزمان پر عائد ہوتی ہے۔ تفتیشی افسر ایسے معاملات میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ فریقین میں اگر معاملات طے پائے گئے ہیں تو وہ سیشن عدالت کے سامنے فائل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ تفتیشی افسر کی اس رپورٹ کو چالان میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ CEO کے الیکٹرک مونس الوی، ڈسٹریبیوشن ہیڈ عامر، سینئر سیکیورٹی آفیسر فہیم اور اسسٹنٹ مینیجر اویس کو ملزم نامزد کیا جائے۔ خیال رہے کہ 11 اگست کو نوجوان کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا تھا، جبکہ عدالت نے وفاقی حکومت اور وزارت توانائی کو کراچی کو بجلی کی فراہمی پر بریفنگ کے لیے طلب کیا تھا۔ ملک کے اہم ترین صنعتی شعبوں کی پیداواری صلاحیت میں مسلسل کمی کا رجحان رہا ہے۔ سرکاری دستاویز میں انکشاف ہوا کہ ملک کے اہم ترین صنعتی شعبوں کی پیداواری صلاحیت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ملک کے اہم ترین صنعتی شعبوں کی پیداواری صلاحیت میں مسلسل کمی کا رجحان رہا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق آئرن اور اسٹیل سیکٹر کی پیداوار میں 8% کمی اور آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار میں 5.74% گر گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق الیکٹرانکس کے شعبے کی پیداوار میں 20.75% کمی، چمڑے کی صنعت کی پیداوار میں 44.7% کمی اور انجینئرنگ مصنوعات کی پیداوار میں 37.15% ریکارڈ کمی ہوئی ہے، جبکہ لکڑی کی مصنوعات کے شعبے کی پیداوار 69.7% کمی ہوئی ہے۔ دستاویز کے مطابق موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں کچھ صنعتی شعبوں کی پیداوار معمولی طور پر بہتر بھی رہی۔ نئے مالی سال کے جولائی سے ستمبر کے دوران بڑی صنعتوں کی پیداوار میں مجموعی طور پر 4.8% اضافہ بھی ہوا ہے۔ سرکاری دستاویز کے مطابق ستمبر میں ماہانہ بنیاد پر بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ستمبر میں سالانہ بنیاد بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 7.65% اضافہ ہوا ہے۔ جولائی تا ستمبر ٹیکسٹائل سیکٹر کی پیداوار میں 2%، جبکہ فوڈ، مشروبات، تمباکو کی پیداوار میں 13% اضافہ ہوا ہے۔ کوک اور پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں 2.75% اضافہ ہوا ہے۔ علاوہ ازیں فارماسیوٹیکل شعبے کی پیداوار میں 13.4% بڑھ گئی، جبکہ کیمیکلز کی پیداوار میں 9.7% اور فرٹیلائز سیکٹر کی پیداوار میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ سندھ حکومت کا کشمور زیادتی واقعے کے ملزم کو گرفتار کرنے والے پولیس اہلکار کے لیے اعلیٰ پولیس ایوارڈ کی سفارش کرنے اور ان کی بیٹی کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کشمیر میں تعینات پولیس اہلکار محمد بخش آبڑو اور ان کی بیٹی نے جس بہادری سے ملزمان کو پکڑا، اس پر ہم سب کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکار کو پولیس کا اعلیٰ ترین ایوارڈ قائد اعظم پولیس میڈل دلوانے کے لیے وفاقی حکومت سے سفارش کریں گے۔ محمد بخش آبڑو اس ایوارڈ کے مستحق ہیں، جبکہ سندھ حکومت بھی انہیں ان کی خدمات پر اعزاز دے گی۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار آبڑو بخش کی بیٹی کوئی سرکاری افسر نہیں، لیکن انہوں نے بطور شہری جس جرأت کا مظاہرہ
مظاہرہ کیا ان کے بھی ممنون ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ دلوانے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کریں گے تاکہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر محمد بخش آبڑو کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے تمام اخراجات سندھ حکومت برداشت کرے گی، جبکہ انہیں فوری طور پر 10 لاکھ روپے کیش ایوارڈ بھی دیں گے کیونکہ جو احسان انہوں نے کیا اسے چکانا بہت مشکل ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ متاثرہ بچی کا علاج دنیا میں کہیں بھی کرانا پڑے اس کے اخراجات بھی سندھ حکومت اٹھائے گی، جبکہ بچی کے تعلیمی اخراجات بھی سندھ حکومت نے ذمہ لے رہی ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی سے ایک خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر کشمور لے جایا گیا، جہاں ملزمان نے خاتون اور ان کی 4 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے زیادتی کی تفصیلات کشمور کے تھانے میں 10 نومبر کو درج کرائی اور بتایا کہ ملزمان نے اس کی 4 سالہ بچی کو اپنے قبضے میں رکھ کر اسے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ کراچی سے ایک خاتون کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لائے گی، جس پر ASI محمد بخش آبڑو نے اپنی بیٹی سے مدد لی۔ محمد بخش آبڑو نے متاثرہ خاتون کے ساتھ اپنی بیٹی کو اس کی ساتھی بنا کر ملزمان کے پاس بھیج دیا اور پھر خود پیچھے سے پولیس کی نفری لے کر پہنچ گئے، اور جیسے ہی دونوں خواتین اندر گئیں تو پولیس نے پیچھے سے چھاپا مار کر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ روشنیوں کا شہر کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا، جبکہ پنجاب میں اسموگ کے راج کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ US ایئر کوالٹی انڈیکس نے شہر کے فضائی معیار کو انتہائی آلودہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کی ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار 372 پارٹیکولٹ میٹرز تک جا پہنچی، جس کے باعث کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ دوسری جانب پنجاب میں بھی اسموگ کا راج برقرار ہے، جس کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے۔ اسموگ کی وجہ سے اسکول جانے والے بچوں میں بیماری کا خدشہ ہے۔ IG پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر اسموگ کے خطرات سے بچاؤ کے لیے پولیس متحرک ہو گئی ہے، جس کے تحت چنیوٹ میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مختلف تھانوں میں 36 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے، جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں استعمال کرنے پر 4 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین نے اسموگ اور مضر اثرات دھوئیں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسموگ اور مضر صحت دھوئیں سے انسانی صحت پر پڑنے والے مضر اثرات سے گلے، سانس اور آنکھوں میں جلن جیسے امراض میں اضافہ ہوا ہے، جس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دشمن کی طرف سے مارٹل گولوں اور راکٹس کا استعمال کیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں دشمن کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فوج اشتعال انگیزی سے باز نہ آئی، ایک بار پھر سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول چکچکری اور خنجار سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شہری اور 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی طرف سے بلا اشتعال جارحیت دکھاتے ہوئے مارٹر گولوں اور راکٹس کا استعمال کیا گیا، جس کے جواب میں پاک فوج نے کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے دشمن کی طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ہی بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ سے 11 سالہ بچی شہید اور 4 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ ISPR کے مطابق زخمیوں میں 75 سالہ بزرگ خاتون اور 2 نوجوان شامل ہیں۔ اس سے قبل LOC کے تتہ پانی سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے فتح پور گاؤں کی 18 سالہ لڑکی شہید جبکہ 6 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ رومانیہ میں تیار کردہ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز PNS تبوک کو پاک بحریہ میں شامل کر لیا گیا۔ PNS تبوک کی پاک بحریہ میں کمیشننگ کی تقریب رومانیہ میں منعقد ہوئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق PNS تبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو متعدد نیول آپریشن سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ وزارت دفاعی پیداوار اور ڈیمن شپ یارڈ کے درمیان پاک بحریہ کے لیے 2 جہاز کی تیاری کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اسی طرز کا پہلا جہاز PNS یرموک پہلے ہی پاک بحریہ میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستانی بحری بیڑے میں اس نئے جہاز کی شمولیت سے سمندری امور کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے بھی جہاز کی تیاری پر ڈیمن شپ یارڈ کے تعاون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں جمعے سے موسم سرما کی پہلی بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ جمعے کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے باعث ہونے والے بارش کا یہ سلسلہ پیر تک ملک کے بالائی علاقوں پر موجود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے پیر تک گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ جمعے سے اتوار تک چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، چارسدہ، مردان، پشاور، کوہاٹ، وزیرستان، کرم اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر
बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक भक्कर, लैया, बन्नू और DI खान में भी जुम्मे से हफ्ते के दौरान हल्की बारिश की तवक्को है। हफ्ते से पीर की सुबह तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे से हफ्ते के दौरान कोयटा, जोब, जियारत, किला अब्दुल्ला में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि हफ्ते और इतवार के रोजमरी और गुलियात के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने वादी बोलान के शहर ज़ियारत से तेल का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया है। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक ज़ख़ीरे से यौमिया 800 बैरल तेल निकलने की उम्मीद की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि बोलान से तेल का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया गया है। ज़ख़ीरे से यौमिया 800 बैरल तेल निकालने की उम्मीद की जा रही है। कंपनी ने कुएं से निकलने वाले खाम तेल की फरोख्त के लिए अटक रिफाइनरी से मुआहिदा भी तय कर लिया है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि तेल के इस नए ज़ख़ीरे के दरियाफ्त से तलब को पूरा करने में कुछ मदद मिलेगी और खाम तेल की दरामदाद में कमी से मुल्क की दरामदी बिल में भी कमी का इम्कान है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की ज़ियारत बोलान ब्लॉक 1 से पहली दरियाफ्त है। इससे कबल भी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने खैबर पख्तूनख्वा के जिले कोहाट में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त किए थे। इब्तिदाई नताइज के बाद ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने तोक बाला कुआं नंबर 1 से यौमिया 9 MMCC FD गैस और 125 बैरल कंडेंस्ड हासिल किया। ये ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की जानिब से तेल और गैस की दरियाफ्त की मुसलसल तीसरी कामयाबी थी। इससे कबल भी पाकिस्तान में कुदरती गैस का एक और बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया गया था। माड़ी पेट्रोलियम को सिंध के इलाके घोटकी में गैस की दरियाफ्त की कोशिशों के दौरान बड़ी कामयाबी मिली थी। दरियाफ्त किए गए गैस के कुएं से पैदावारी सरगर्मियां शुरू कर दी गई थी और ये भी इम्कान जाहिर किया गया था कि इस दरियाफ्त से इब्तिदाई तौर पर यौमिया 31,27,000 मौक़िफ़ फिट गैस हासिल हो सकेगी। कराची में क्रिकेट मेला सजने का वक्त करीब आ गया है, जबकि मार्च में मुलतवी शुदा PSL 5 प्ले ऑफ मैचेस के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कोरोना के 22 मार्च में मुलतवी शुदा PSL 5 के प्ले ऑफ मैचेस का सिलसिला हफ्ते से बहाल हो रहा है। पहले रोज क्वालिफायर में इवेंट की सरे फहरिस्त मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का चैलेंज दरपेश होगा। इसके बाद एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होना है। प्ले ऑफ मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां कर ली गई हैं। तमाशाइयों को आमद की इजाजत न होने के बावजूद इनक्लोजर्स की नशिस्तों को धोकर साफ कर दिया गया। वेन्यू को पुरकशिश बनाने के लिए बड़े पैनाफ्लेक्स लगाए गए हैं। मरकजी इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की तज़ीन और आराइश भी मुकम्मल कर ली गई। बायो सिक्योर माहौल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। गैर मुतालिका अफराद को खिलाड़ियों या ऑफिशियल्स के करीब भी नहीं भटकने दिया जाएगा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए प्लान फाइनल कर लिया गया है। मैदान के वस्त में 3 पिचेस को मैचेस के लिए मख्तस किया गया है। गुज़िश्ता रोज टीमों को एंटी डोपिंग का सबक भी पढ़ाया गया। हफ्ते को पहले एलिमिनेटर में मुकाबिल होने वाली दोनों टीमें फतह के साथ टाइटल की जानिब सफर जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। वीडियो कॉल पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने कहा कि प्ले ऑफ मैचेस से कबल कोरोना की वजह से 8 माह का तवील वक्फा आया। हमें तैयारियों के लिए कम वक्त मिला। कोशिश होगी कि फाइनल तक रसाई पाने में कामयाब हो जाएं। उन्होंने कहा कि पहले एलिमिनेटर की हरीफ लाहौर कलंदर एक अच्छी टीम है। इसके खिलाफ रिकॉर्ड माजी में बन चुका। बेहतर नताइज के लिए कारकर्दगी दिखानी पड़ी है। फतह के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम मुल्तान सुल्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में शिकस्त में सामने आने वाली गलतियों को ना दोहराते हुए फतुहात हासिल करने की कोशिश करेंगे। वहाब रियाज ने मजीद कहा कि वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले डैरन समी एक अच्छे खिलाड़ी और बेहतरीन कोच हैं। उनका हमारे दरमियान होना हौसला अफजाई बढ़ाता है। टीम को सैमी की कमी महसूस होगी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स की कारकर्दगी पर इन्हिसार किया जाता है, लेकिन मुल्की खिलाड़ी भी शानदार खेल का मुजाहरा करके मैच विनर साबित हो सकते हैं। अमरान अकमल हमारा अहम मोहरा है और वो अगर स्कोर कर गए तो हमारी जीत होगी। हसन अली बदकिस्मती से मुसलसल फिटनेस मसाइल का शिकार हो रहे हैं। वो मेहनत तो कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द फिट हो जाएं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान शाही किले की मोती मस्जिद के तह खाने से कदीम दौर के तोशा खाने के आसार मिले हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मोती मस्जिद शाही किला के तहखाने में तोशा खाना के आसार मिल गए। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि ये तोशा खाना सिख ओहद में बनाया गया, जहां कीमती नवादरात और खजाना रखा जाता था। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान शाही किला की तारीखी मोती मस्जिद की कंजर्वेशन का काम शुरू किया था। मस्जिद में नकासे आब के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जब मुख्तलिफ हिस्सों में खुदाई की गई तो एक तहखाने से तोशा खाने के आसार बरामद हुए। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के डायरेक्टर कंजर्वेशन नजमुल साकिब ने बताया कि खुदाई के जरिए ये मालूम करने की कोशिश की जा रही थी कि मस्जिद के नीचे ड्रेन सिस्टम किस तरह बनाया गया था ताकि उसे मरम्मत किया जा सके। इस दौरान एक कमरा ऐसा बरामद हुआ जिसके बारे में पहले तो ये शुबा था कि शायद ये पानी की स्टोरेज के लिए कोई तालाब था, लेकिन जब माहिरीन ने इसकी बनावट का जायजा लिया तो इससे मालूम हुआ कि ये तालाब नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ तारीखी दस्तावेजात के मुताले और मुख्तलिफ अदवार में बनाए जाने वाले तोशा खानों की बनावट के बारे में मालूमात सामने आने के बाद ये वाज़ेह हुआ कि ये कदीम दौर में तामीर किया गया तोशा खाना ही है। नजमुल साकिब कहते हैं यकीनन मुगल बादशाहों ने ये तोशा खाना तामीर नहीं करवाया होगा क्योंकि उनके अहद में अलग तोशा खाने बनाए गए होंगे। लीबिया के खम्स नामी साहिल समंदर पर 74 तारिकीन वतन डूबकर हलाक हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि लीबिया में खम्स नाम के साहिल पर एक कश्ती डूबने से 74 अफराद हलाक हो गए। कश्ती में 120 महाजरीन सवार थे, जिनमें से 47 को बचा लिया गया जबकि 31 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। कश्ती में खवातीन और बच्चे भी सवार थे। कोस्ट गार्ड की जानिब से तारिकीन वतन की तलाश जारी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अक्टूबर के बाद से हिजरत करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि बहरा रूम में महाजरीन की कश्तियों के डूबने के अब तक कम से कम 8 वाक़यात पेश आ चुके हैं। IOM की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल बहरा रूम में अब तक कम से कम 900 अफराद डूब चुके हैं, जबकि 11,000 से जायद अफराद को जंगज़दा इलाके लीबिया वापस भेजा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वापस भेजे गए महाजरीन को लीबिया में इन्हीं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कैद, इस्तेहसाल, बुर्दा फरोशी और मुख्तलिफ नौइयत की ज़ातियों का सामना है। IOM के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2014 से बहरा रूम में अब तक तकरीबन 20,000 मुहाजिरीन हलाक हो चुके हैं। बेल्जियम में कुरान शरीफ को नजर आतिश करके मुसलमानों को मुश्तइल करने की मंसूबाबंदी करने वाले डेनमार्क के 5 शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें मुल्क बदर कर दिया गया। बेल्जियम में मुसलमानों को मुश्तइल करने की मंसूबाबंदी करने वाली तंजीम के अरकान को बेल्जियम में और इनकी तंजीम के सरबराह प्लूरन को पड़ोसी मुल्क फ्रांस में गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया। खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रुप इश्तियाल अंगेजी की कार्रवाइयों के लिए जाना जाता है। बेल्जियम हुक्काम का ख्याल है कि इस ग्रुप ने ब्रसेल्स के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मोलेनबेक में कुरान शरीफ जलाने की मंसूबाबंदी की थी। इस वाक़े की तहकीकात करने वाले करीबी ज़राए ने बताया कि मुबैना मंसूबाबंदी के खिलाफ पुलिस ने ब्रसेल्स की पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में केस दर्ज कराया है। इमिग्रेशन के लिए बेल्जियम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समी मेहदी, जो खुद इराकी पनागुज़ीन के बेटे हैं, उन्होंने इन गिरफ्तारियों का खैर मकदम किया है। मेहदी के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया, इन्हें अपनी कार्रवाइयों की बुनियाद पर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। बयान में मजीद कहा गया कि ये अफराद बेल्जियम में अवामी नज़्म नस्क के लिए संगीन खतरा बन गए। इसी वजह से ही फ्रांस में एक और शख्स को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। बयान में प्लूरन का नाम लिए बगैर कहा गया, जर्मनी ने भी इस मज़कूरा शख्स के हवाले से ऐसा ही फैसला लिया है और सिक्योरिटी सर्विसेज इन्हें नफरत का मुबल्लिग समझते हैं। ख्याल रहे कि 30 अक्टूबर को एक फेसबुक पोस्ट में प्लूरन ने कहा कि इन्होंने 11 नवंबर को पेरिस में कुरान पाक जलाने के अपने इरादे से कोपेनहेगन में फ्रांसीसी काउंसिल खाने को आगाह कर दिया था। बिलाल अब्बास को भी बॉलीवुड के ख्वाब सताने लगे। मारूफ टीवी अदाकार बिलाल अब्बास खान पाकिस्तानी फनकारों के साथ बॉलीवुड में रवा रखे जाने वाले नारवा सलूक के बावजूद भारतीय हिदायतकार के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मारूफ अदाकार बिलाल अब्बास ने कहा कि इन्हें फिल्में और वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है, चाहे वो बॉलीवुड हो या लॉलीवुड हो। उन्होंने कहा कि मैंने कई भारतीय फिल्में देखी हैं जिनमें साउथ इंडियन फिल्में भी शामिल हैं और मेरे अदाकार होने के पीछे भी यही वजह है। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भारतीय हिदायतकार डायरेक्ट करें। उन्होंने भारतीय हिदायतकार की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए कहा, मैं इनकी फिल्मों का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद हूँ जिसमें किरदारों
की परफॉर्मेंस और एक ताकतवर स्टोरी लाइन हो। भारतीय हिदायतकार मेरे हमेशा से पसंदीदा हिदायतकार रहे हैं। याद रहे कि भारतीय हुकूमत ने गुज़िश्ता कई बरसों से बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों के काम करने पर पाबंदी आयद की हुई है। 2016 में अड़ी हमले के बाद राज ठाकरे की हिंदू इंतहा पसंद जमात ने पाकिस्तानी गुलकारों को 48 घंटों के अंदर भारत से निकल जाने का हुक्म दिया था और ये पाबंदी आज तक बरकरार है। यहाँ तक कि कई इंतहा पसंद हिंदू जमातों ने बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों का बायकॉट किया हुआ है और बड़ी म्यूजिक कंपनियों को धमकियां भी दी हैं कि अगर पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम किया तो वो नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएं। थाईलैंड में कोरोना वायरस की वजह से भूख से तड़पते बंदरों को कई रोज बाद खाना मिल गया। दिलसूज वीडियो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वायरल हुई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से थाईलैंड में भूख से तड़पते हजारों बंदरों को कई रोज खाना न मिल सका। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के इलाके लोपबुरी के मकामी अफराद ने भूख से तड़पते हजारों बंदरों के लिए खुराक का इंतजाम किया और उन्होंने एक लंच बॉक्स में डबल रोटियां भरकर उसे सड़क पर रख दिया। कोरोना की वजह से सयाहों के दाखिले पर आयद होने वाली पाबंदी के बाद से बंदरों को मुनासिब खुराक नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उन्हें कई रोज भूखा रहने का सामना करना पड़ा। मकामी अफराद ने लंच बॉक्स रखने के बाद वीडियो बनाई ताकि वो दीगर लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा सकें कि बंदर भूख से किस कदर मुतासिर हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बंदरों को खाने की खुशबू पहुंची तो हजारों की तादाद में भूख से बिलखते बंदर झुंड की सूरत में वहां पहुंच गए और डबल रोटी हासिल करने लगे। डबल रोटी हासिल करने के नतीजे में कुछ बंदरों का आपस में शदीद झगड़ा भी हुआ। जंगली हयातियात के लिए काम करने वाले इदारों ने मकामी अफराद को मुतनब्बे किया है कि वो बंदरों को मीठे मशरूबात या खाने ना दें, क्योंकि इसकी वजह से उनकी अमवात हो सकती है। महकमा जंगली हयात के अफसर ने बताया कि उस इलाके में बंदरों की आबादी इंसानों से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनकी खुराक का मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के बाद हुकूमत ने सयाहत पर पाबंदी आयद की, वरना यहाँ रोजाना सैकड़ों सयाह आते हैं जो बंदरों को खाना डाल देते थे, इसलिए हमें कभी खुराक का मसला पेश नहीं आया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।